जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे अब चीन, रशिया और अमेरिका जैसे देश किसी पर मनमानी नहीं थोप सकते। जी हां, दुनिया में भारत का दबदबा तेजी से बढ़ रहा है, इस बात को स्वीकार करने की है जरूरत। जी हां दोस्तों, ये बात हम नहीं बताएंगे, खुद यूनाइटेड नेशन के चीफ गुटेरस ने पूरी दुनिया के सामने कहा है। दोस्तों, आखिर कौन से वे पैरामीटर्स है कि इन्होंने पूरी दुनिया में भारत के दबदबे की बात कही है? चीन, रशिया, अमेरिका जैसे सुपर पावर देश का भी दबाव नहीं पड़ सकता भारत पर, क्यों ऐसी बातें कही इन्होंने? दोस्तों, क्या है इनके इसके पीछे का तर्क, वहीं बताएंगे। पुलवामा में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बहुत बड़ी कामयाबी, आतंकियों की मदद करने वाले आरोपी गिरफ्तार। दोस्तों, अब पकड़ा जाएगा पूरा जाल, अब निकाली जाएगी पूरी चैन। वहीं आपको बताएंगे पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की वाले मक्का पैक्ट में क्या वाकई में ईरान भी होगा शामिल? खुद ईरानी विदेश मंत्रालय ने दिया है इसका तगड़ा जवाब। दोस्तों, क्या कहा ईरान ने इस मुद्दे पर, क्या वो शामिल होगा इस पैक्ट में या नहीं? वहीं तारिक रहमान को किसने दी है सलाह की ब्रिक्स में जाना बिल्कुल मत भूल जाना, तुम्हारा ये शेख हसीना वाला जिद पर अड़े रहना समझदारी नहीं, तुम अपने ही पैर पर मार रहे हो खिलाड़ी। बताएंगे क्या है बड़ी जानकारी। तो वहीं चीन के उपराष्ट्रपति से मिले अजित डोभाल जी, सीमा को लेकर हुई बड़ी बात, एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले पूरी दुनिया में भारत के बढ़ रहे दबदबे का जमकर समर्थन करते और मानते कि अपना भारत महान है, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने एक इंटरव्यू में कहा कि दुनिया में अमेरिका की स्थिति कमजोर हो रही है, वहीं भारत जो है वो तेजी से दुनिया में अपना दबदबा कायम कर रहा है। गुटेरस ने भारत को दुनिया का मिडिल पावर कह दिया। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के महासचिव के मुताबिक दुनिया में शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, वर्ल्ड बैंक और IMF में बदलाव की आवश्यकता है। जी हाँ, फाइनेंशियल टाइम्स से बात करते हुए गुटेरस ने कहा कि अमेरिका के कारण यूनाइटेड नेशन का काम ठीक से नहीं चल पा रहा है, बार बार बजट में कटौती हो जा रही है। जिस मिशन के लिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी उसको पूरा करना संभव नहीं है। गुटेरस ने कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ साथ वर्ल्ड बैंक और IMF में बदलाव की जरूरत है, तभी बात बन सकती है। इसके लिए जो नए देश है उसको आगे आना ही होगा। जी हाँ, गुटेरस के मुताबिक ये तीनों ही संस्था जो है वो दुनिया को कंट्रोल करने में जुड़ी हुई है। गुटेरस ने इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीस बोर्ड UN का विकल्प नहीं हो सकता। गुटेरस ने इंटरव्यू में क्या क्या कहा आपको बता दे। कहा कि दुनिया के ताकतवर देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चीन अपनी मनमानी नहीं थोप सकते। दुनिया के कई देश तेजी से उभर रहे हैं, इन्हें कंसीडर नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण स्थिति खराब हो रही है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो पंगु है। अमेरिका और रशिया के वीटो ने कई मामलों में फैसला होने ही नहीं दिया। यूनाइटेड नेशन इस वक्त खुद संकट में है। हम कैसे दुनिया के युद्ध को रोक सकते हैं? हमारे पास काम करने के लिए लोग ही नहीं हैं। दुनिया में जो स्थिति बन रही है, ऐसी ही स्थिति पूरे यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध से पहले बनी थी। दोस्तों, ऐसे में गुटेरस का ये कहना कि अब दुनिया बदल रही है और चीन, रशिया, अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्रीज, पावरफुल नेशंस किसी भी छोटे देश पर मनमानी नहीं थोप सकते और दुनिया में भारत का दबदबा तेजी से बढ़ रहा है, ये बात माननी पड़ेगी, इसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। वाकई में दोस्तों, अपने इस बयान में इन्होंने जहां एक तरफ रशिया, अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन को कमतर आंका है, वहीं भारत की जो बात की है, भारत का नाम लिया है, ये वाकई में हर एक भारतीय के लिए गर्व का माहौल है। दोस्तों, गर्व का पल है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की हर कोई बात सुनता है, पूरी दुनिया में इनके भाषण को सुना जाता है। अब ऐसे में स्पेसिफिकली भारत का नाम लिया जाना वाकई में इन सारे पावरफुल कंट्रीज का नजरिया भारत के प्रति बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सबसे पहले आप कमेंट में गुटेरस को थैंक यू कहना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और मानते हैं कि वाकई में दुनिया में भारत का दबदबा तेजी से बढ़ रहा है। तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो अपने भारत देश के लिए एक लाइक तो बनता है। वहीं नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां कश्मीर के सुरक्षा बलों के हाथ एक और बड़ी कामयाबी लगी है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले के राजपोरा इलाके में सीबी नाथ के यारवान जंगल में एक संयुक्त ऑपरेशन के दौरान 2 आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया और उनसे एक पिस्तौल, 12 राउंड गोला बारूद और एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया है। ये ऑपरेशन जम्मू और कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप SOG, सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF की 183 बटालियन ने मिलकर चलाया था। इस इलाके में
संदिग्ध आतंकी गतिविधियों के बारे में मिली खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किया गया था। दोस्तों 24 और 25 अगस्त की रात को घेराबंदी और तलाशी अभियान कायजों के दौरान संयुक्त टीमों ने 2 लोगों को संदिग्ध हालात में जंगल से सीबी नाथ गांव की ओर आते देखा। सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार लोगों की पहचान लस्सी डबन के रहने वाले गुलाम मोहम्मद दीदार के बेटे लतीफ अहमद दीदार और बुनखा बमणू के रहने वाले नजीर अहमद बाजद के बेटे एजाज अहमद बाजद के तौर पर हुई है। अब ऐसे में इनको गिरफ्तार करने के बाद सुरक्षा एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही है दोस्तों, और जांच बैठा दी गई है। वहीं आपको बता दे, ब्रिक्स में न जाना बहुत बड़ी भूल है तारिक रहमान। भूल कर भी ब्रिक्स को मिस मत करना है, और शेख हसीना पर जो तुम्हारी जिद है वो समझदारी नहीं है एक देश के प्रधानमंत्री होने के नाते। जी हाँ, बांग्लादेशी एक्सपर्ट्स ने तारिक रहमान को भारत की यात्रा रद्द करने पर चेता डाला। दोस्तों बता दें, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान भारत के न्योते पर द्विपक्षीय बैठक के लिए नई दिल्ली नहीं आए। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह 5 अगस्त को शेख हसीना का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। भारत ने आधिकारिक तौर पर तारिक रहमान को दिल्ली आने का न्योता भेजा था, लेकिन भारत ने बांग्लादेश को 12 से 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के विस्तारित सत्र में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया हुआ है। बांग्लादेश को इस बार ये निमंत्रण बीमस्टेक के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर दिया गया है। ढाका स्थित इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर गोलम रसूल ने एक प्रोथोम आलो में लिखा है कि भारत की तरफ से द्विपक्षीय बैठक के लिए न्योता भेजना और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए न्योता भेजना, इन दोनों निमंत्रणों का राजनीतिक और कूटनीतिक महत्व एक जैसा नहीं है। पहला निमंत्रण द्विपक्षीय संबंधों का हिस्सा है, जबकि दूसरा बांग्लादेश की व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारियों से जुड़ा है। जी हाँ, प्रोफेसर गोलम रसूल ने लिखा है कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण से भी ज्यादा बड़ी बात तारिक रहमान के लिए बांग्लादेश फर्स्ट होना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि विदेश नीति में इस नारे को असल मायने देने का मतलब ना तो किसी देश का आंख बंद करके साथ देना है और ना ही आंखें बंद करके विरोध करना है। इसका मतलब है कि बांग्लादेश की संप्रभुता, सुरक्षा, आर्थिक हितों और लंबे समय के रणनीतिक हितों के आधार पर हर फैसले को परखना। उन्होंने लिखा है कि यही सिद्धांत भारत के साथ रिश्तों के मामले में भी लागू होता है। इसीलिए शेख हसीना का प्रत्यर्पण प्रधानमंत्री की भारत की द्विपक्षीय यात्रा और बिम्स्टेक के अध्यक्ष के तौर पर ब्रिक्स के विस्तार वाले सत्र में बांग्लादेश की भागीदारी को अलग अलग घटनाओं के तौर पर नहीं बल्कि बांग्लादेश के व्यापक राष्ट्रीय हितों के नजरिए से देखा जाना चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लिए शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग से पीछे हटने का कोई कारण नहीं है। उनका कहना है कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण को सबसे बड़ा जिद बना देना यह गलत बात है। तारिक रहमान की एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनको इस छोटे से मुद्दे को बड़ा नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर देश हित होना चाहिए। बांग्लादेश को पहले जनता के बारे में, देश के बारे में विचार करके भारत की यात्रा करनी चाहिए थी, ना कि शेख हसीना के एक मुद्दे को लेकर देश को गर्त में नहीं डाल सकते। उन्होंने समझाने का पूरा प्रयास किया है कि ये जिद जो है तारिक रहमान की वो बहुत गलत है। एक प्रधानमंत्री होने के तौर पर ऐसे फैसले लेने देश को डुबो सकता है। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, अब महत्वपूर्ण सवाल की बात करते हैं जो लगातार पूछा जा रहा है कि क्या वाकई में पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की वाले मक्का पैक्ट में ईरान होगा शामिल। जी हाँ, ईरानी विदेश मंत्रालय ने अब इस पर जवाब दिया है। बता दें, हाल ही में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच मक्का समझौता हुआ है। इस बीच ईरान के भी इस समझौते में शामिल होने की अटकलें लग रही हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि उसे सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के नेतृत्व वाले मक्का समझौते में शामिल होने का निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रस्ताव जरूर दिया गया है। ये बातें ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हमें मक्का समझौते में शामिल होने का निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन इन देशों के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए प्रस्ताव रखे गए हैं। बता दें कि मक्का रक्षा समझौते पर 7 अगस्त को मक्का में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते का मकसद तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सामूहिक प्रतिरोध को मजबूत करना है। शिखर सम्मेलन के बयान के मुताबिक तीनों हस्ताक्षरकर्ताओं देशों में से किसी एक पर भी सशस्त्र हमले को तीनों पर हमला माना जाएगा। हालांकि इससे पहले अगस्त में ही पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच बने नए त्रिपक्षीय रक्षा समझौते पर बात करते हुए बकाई ने कहा था कि यह समझौता क्षेत्रीय सोच में एक बुनियादी बदलाव का संकेत है, जो ये साबित करता है कि मिडल ईस्ट के देशों को यह एहसास हो गया है कि सुरक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे झूठे सुरक्षा दलालों से खरीदा जा सके। हालांकि जेरूसलम पोस्ट में छपे एक विश्लेषण के मुताबिक ये समूह अपनी पहली बड़ी परीक्षा में विफल होता दिखाई दे रहा है। दरअसल यमन
के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने जब जाजान में अरामको रिफाइनरी पर हमला किया तो इस नए बने गठबंधन ने हमले का कोई ठोस सैन्य जवाब नहीं दिया। ना तो सऊदी का साथ पाकिस्तान ने दिया, ना तुर्की ने, और ना ही कोई खुलेआम चेतावनी भी दी। एक होता है कि चेतावनी देकर के बताने का प्रयास किया कि हम सऊदी के साथ खड़े हैं, लेकिन ना तो पाकिस्तान ने कुछ कहा और ना ही तुर्की ने। दोस्तों, अब ऐसे में ईरान ने भी साफ कर दिया है कि पहली बात तो हमको कोई न्योता नहीं मिला, लेकिन क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रस्ताव जरूर दिया गया है। ऐसे में साफ है कि ईरान जो है अब इन चीजों को सीरियसली नहीं लेने वाला। अब आप ही सोचिए दोस्तों, जहां सऊदी पर लगातार ईरान जो है अटैक कर रहा है और करवा भी रहा है, क्या इसी सऊदी के साथ ईरान हाथ मिलाएगा? बिल्कुल नहीं। जी हाँ, जहां एक तरफ सऊदी और अमेरिका के बेहतर संबंध हैं और दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान में कट्टर दुश्मनी है, ऐसे में लगता है आपको कि क्या सऊदी के साथ कभी ईरान जाएगा या जाना चाहेगा? तो यह है इसका जवाब दोस्तों कि मक्का पैक्ट में ईरान 90% शामिल नहीं होने वाला। 10% की बात अलग है। साथ ही साथ आपको बता दें, चीन के उपराष्ट्रपति से मिले अजित डोवाल जी, सीमा पर शांति पर की बात। जी हां, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल जी ने मंगलवार को बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति हान झांग से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को और बेहतर करने के तरीकों पर चर्चा हुई। डोवाल चीन के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वो भारत चीन सीमा विवाद को लेकर चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वार्ता में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। इस बातचीत का मकसद सीमा पर शांति बनाए रखने और दोनों देशों के बीच पैदा हुए मतभेदों को बातचीत के जरिए कम करना है। भारतीय दूतावास के अनुसार अजित डोवाल जी और हान झांग की बैठक में सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता मजबूत करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर भारत चीन सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी सहमति के आधार पर रिश्तों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। डोवाल और वांग यी की बातचीत ऐसे समय में हो रही है दोस्तों जब 2020 के गलवान संघर्ष के बाद भारत चीन संबंधों में तनाव रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय में दोनों देशों ने सीमा पर हालात सामान्य करने और रिश्तों को स्थिर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। वहीं बता दें, संकट में भारत को तेल से लेकर खाद्य तक सब कुछ देगा रशिया। व्लादिमीर पुतिन ने खुलेआम किया ये दावा और वादा। जी हां, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने सोमवार को मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। क्रेमलिन की ओर से जारी बयान के मुताबिक मीटिंग के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर जी का दौरा रशिया और भारत के बीच दशकों से बने संबंधों के स्तर को दिखाता है। पुतिन ने संकट में भारत का साथ देने का वादा किया है। पुतिन ने कहा कि मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि इस साल हमारा ट्रेड टर्नओवर बढ़ा है। हमारी बातचीत की शुरुआत में मैं आपसे प्रधानमंत्री मोदी को मेरी शुभकामनाएं देने के लिए कहना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही मोदी जी से मिलेंगे, जैसा कि हमने शंघाई सहयोग संगठन के फ्रेमवर्क के अंदर प्लान किया था। बहुत जल्द हम मिलेंगे। वहीं उधर बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया बहुत बड़ा ऐलान। कहा, जंग कैसी भी हो कम नहीं पड़ेंगी मिसाइलें। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उन्होंने डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल सिस्टम की तकनीक देसी इंडस्ट्री को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रक्रिया देश में ही इन मिसाइलों के उत्पादन का रास्ता खोलेगी। पहले ये तकनीकें मुख्य रूप से सरकारी संस्थानों तक सीमित थी, अब निजी कंपनियां भी इनका निर्माण कर सकेंगी। ये कदम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के विजन को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। इस फैसले से भारतीय कंपनियां एडवांस मिसाइल सिस्टम का उत्पादन देश के अंदर ही कर पाएंगी। उत्पादन लागू योग्यताओं, प्रमाण पत्रों और नियामक आवश्यकताओं के अधीन होगा, यानी कंपनियों को जरूरी मानक पूरे करने होंगे। यानी कि दोस्तों, राजनाथ सिंह जी ने डीआरडीओ की ओर से विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक भारतीय रक्षा उद्योग को ट्रांसफर करने को मंजूरी दे दी है, जिससे देश में ही उनका उत्पादन किया जा सके। रक्षा क्षेत्र में इस आत्मनिर्भरता का मतलब केवल हथियारों का देश में इस्तेमाल और रिसर्च करना नहीं, बल्कि उनका उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला भी देश के भीतर विकसित करना है। ऐसे में ऑल द बेस्ट डीआरडीओ कमेंट में लिख दीजिएगा। वहीं बता दें, साथ में जानकारी ये भी है कि सितंबर में श्रीलंका दौरे पर जाएंगे राजनाथ सिंह जी। हिंद महासागर की सुरक्षा पर होगी अहम बातचीत। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी 9 और 10 सितंबर को श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे। उस दौरान भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत होगी। सूत्रों के अनुसार हिंद महासागर क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा इस
दौरे के एजेंडे में सबसे अहम मुद्दों में शामिल होगी। दौरे के दौरान राजनाथ सिंह जी श्रीलंका के राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री अनुराग कुमार दिसानायके के साथ मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया और रक्षा मंत्रालय के सचिव एयर वाइस मार्शल संपत युकाकोन्था जो कि रिटायर्ड है, उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्री की यात्रा के दौरान भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा सहयोग के लिए हुए समझौते की समीक्षा की जाएगी। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अप्रैल 2025 में श्रीलंका यात्रा के दौरान हुआ था। यह दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर पहला व्यापक अम्ब्रेला MOU है। 5 साल के इस समझौते के जरिए दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग के लिए एक व्यवस्थित ढांचा तैयार किया गया है। इस मुद्दे पर आपकी निजी राय क्या है दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। वहीं आपको बता दें, पाकिस्तानी मौलाना डीजल का शहबाज शरीफ पर बड़ा अटैक। शहबाज को बताया बेचारा, कहा पाकिस्तानी आर्मी चीफ ना हो तो कोई भी शहबाज शरीफ से हाथ तक भी ना मिलाए। जी हां, मौलाना फजलुर रहमान जिनको इमरान खान जो है मौलाना डीजल कहा करते थे, उन्होंने पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल मचा रखा है। मौलाना डीजल पिछले कई महीनों से पाकिस्तान की सेना और शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इस बार जमीयत उलेमा इस्लाम JUIF के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ को बेचारा प्रधानमंत्री कहा। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ एक बेचारा प्रधानमंत्री है, पूरी दुनिया में जाता है और उसकी पूछ तभी हो पाएगी जब उसके साथ आर्मी चीफ होगा, नहीं तो उससे कोई हाथ भी ना मिलाए। इससे पहले फजलुर रहमान ने कहा था कि पाकिस्तानी फौज की बहादुरी हम 1971 की जंग में ही देख चुके हैं। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी सेना का झूठ बोलने का इतिहास रहा है और 1971 की जंग में भारत के खिलाफ आत्मसमर्पण करने से एक दिन पहले जनरल याह्या खान ने कहा था कि हम हर साल हर हाल में लड़ेंगे, लेकिन इसके ठीक अगले ही दिन उन्होंने अपने हथियार डाल दिए थे। यानी लगातार दोस्तों फायर बने हुए हैं शहबाज और मुनीर पर मौलाना डीजल। क्या आपको इनकी बातें सही लगती है? क्या ये सही कहते हैं जो ये लगातार पिछले कुछ हफ्तों से कह रहे हैं? बताइएगा जरूर, वहीं बता दें। डोमेस्टिक खबर में बात करते हैं। यूपी उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी बसपा। मायावती ने गठबंधन से दूरी का ले लिया फैसला। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी यानी BSP ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति साफ कर दी है। पार्टी प्रमुख मायावती ने ऐलान किया है कि BSP इन राज्यों में किसी भी दल के साथ जो है गठबंधन यानी अलायंस या समझौता किए बिना अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। पंजाब में भी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति अपनाने का फैसला किया है। मायावती ने पंजाब में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने, संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी के वरिष्ठ एवं जिम्मेदार नेताओं के साथ लंबी बैठक की। बैठक में चुनावी रणनीति के साथ संगठन की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। अब ऐसे में BSP के इस ऐलान को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों? क्या आपको नहीं लगता कि उनका अकेले चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा? जो भी आपकी निजी राय हो कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। रिक्वेस्ट है साथ में जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।